हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही समाजवादी रहा है और यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था रही है। चाहे पहले औद्योगिक नीति 1956 रही हो या पंचवर्षीय योजनाएं, सभी में समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिसने भारत को अपनी ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति बदलनी पड़ी। कई विदेशी अर्थशास्त्रियों ने रेलवे के निजीकरण को आपदा बताया। अनुभवी देशों के बीच भिन्न होता है। अत्यधिक सामान्यीकृत तरीके से यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में निजीकरण कमोबेश सफल रहा है, जबकि रूस में असफल रहा है। सरकारी राजस्व और आय वितरण पर दक्षता पर प्रभाव के कई शीर्षकों के तहत निजीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोरोना, महंगाई, जनसंख्या वृद्धि और देश के वैज्ञानिकरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए देश की कुछ संस्थाओं का निजीकरण करना पड़ा। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कारणों की बात करेंगे जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को निजीकरण करने के लिए मजबूर कर दिया और साथ ही भारत में निजीकरण से होने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तब जनसंख्या के दबाव और कृषि व्यवसाय की बहुलता थी, शिक्षा का अभाव था, गरीबी और बेरोजगारी का आलम था। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रथम औद्योगिक नीति 1956 को लागू किया। इस औद्योगिक नीति में सरकार ने भारत में 3 प्रकार के उद्योगों को मान्यता दी। पहला, जो सरकारी सेक्टर के अंतर्गत थे उनमें निजी सेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरा, जो सरकारी निजी दोनों सेक्टर के अंतर्गत थे लेकिन उसमें नीतियां और योजनाएं सारी सरकारी सेक्टर ही बना सकती थी। निजी क्षेत्र का पॉलिसी मेकिंग का कोई अधिकार नहीं था, वह बस पैसे निवेश कर सकती थी। तीसरा, जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत थे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से निजी क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखी। इसके अलावा निजी क्षेत्र को पहली औद्योगिक नीति के अंतर्गत बहुत सारे प्रतिबंध झेलने पड़े। इसका नतीजा यह हुआ कि पहली औद्योगिक नीति बुरी तरह असफल हुई और भारत के पास बस 15 दिनों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बची थी। इस स्थिति में केंद्र सरकार ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारत को उदारीकरण और निजीकरण की शर्त के बदले में ये कर्ज दिया। तो जैसे कि आपने देखा कि भारत शुरू से ही निजीकरण के विरोध में रहा है, लेकिन आखिर क्या मजबूरी बन गई जो हमारे प्रधानमंत्री जी को निजीकरण करना पड़ा। निजीकरण से क्या तात्पर्य है? निजीकरण प्रतिस्पर्धा समर्थक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन गया है और अब नई आम सहमति आर्थिक नीति की एक परिचित विशेषता बन गई है। 1980 के दशक में यूके और न्यूजीलैंड में निजीकरण का उदय हुआ। यह 1990 के दशक में महाद्वीप में फैल गया और अब बड़ी संख्या में कम विकसित देशों द्वारा निजीकरण की नीति अपनाई जा रही है। निजीकरण से प्राप्त आय 1997 में यूके के खजाने में 65 बिलियन की थी। 5 वर्षों के दौरान 1995 से 99 इटली के निजीकरण की आय 80 बिलियन। OECD के अनुमानों के अनुसार 1990 से 98 के बीच निजीकरण से राजस्व 1998 में हंगरी के सकल घरेलू उत्पाद का 24%, पुर्तगाल के सकल घरेलू उत्पाद का 20% और न्यूजीलैंड के 15% था। भारत के साथ साथ अन्य देशों में कई उद्योग और क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व और संचालित हैं। हालांकि धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा शासित इन क्षेत्रों का स्थानांतरण निजी क्षेत्र में हो गया है। इस बदलाव को निजीकरण कहा गया है। कई कारकों ने इस बदलाव को जन्म दिया है। कई विकसित देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र की सीमाओं को दूर करने के लिए विभिन्न उद्योगों के निजीकरण के साथ शुरुआत की और भारत ने जल्दी ही इस ट्रेंड का पालन किया। निजीकरण के तहत या तो सरकार की संपत्ति निजी मालिकों को बेच दी जाती है और उन्हें कुछ उद्योगों को संभालने की पूरी और एकमात्र जिम्मेदारी दी जाती है, या सरकार द्वारा निजी व्यवसायों को कुछ उद्योगों के कामकाज में भाग लेने की अनुमति दे दी जाती है। निजीकरण के कारण। निजीकरण के निम्न कारण हो सकते हैं। अच्छी सेवाएं। जब तक कोई विशेष उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन न हो, यह सरकार द्वारा शासित होता है। सरकारी सेक्टर में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती और बेहतर उत्पादन और परिणाम के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होती। पब्लिक सेक्टर में दी जाने वाली सेवाएं ज्यादातर औसत होती है क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, जिससे लाभ हानि का कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि जब कोई विशेष उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत हो जाता है तो निजी मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उस गुणवत्ता का उत्पादन प्रदान करें जो जनता के लिए हितकर और बेहतर परिणाम लाए। निजीकरण में निजी मालिक कामगारों से कड़ी मेहनत लेते हैं और कामगार भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं, अन्यथा उन्हें सौंपे गए कार्य से इस्तीफा और अत्यधिक नुकसान उठाने का जोखिम होता है। निजीकरण ग्राहकों को बेहतर सेवा सुनिश्चित करता है और निजीकरण के मुख्य कारणों में से
से एक रहा है। अच्छी ग्राहक सेवा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से अच्छी सेवा प्राप्त करने के अलावा उपभोक्ताओं को अच्छा ग्राहक सहयोग भी मिलता है। भारत में सरकारी स्वामित्व वाली सेवाओं की स्थिति सभी को पता है। सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में कम से कम रुचि रखते हैं। उपभोक्ताओं को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कई बार सरकारी कार्यालयों में फोन करना पड़ता है और एक छोटे से काम के लिए सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। हालांकि निजी स्वामित्व वाले उद्योगों के साथ ऐसा नहीं है। यह एक और कारण है जिसके कारण निजीकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने के पश्चात भारतीय उपग्रह मंगलयान भी मंगल ग्रह के बारे में लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है। अंतरिक्ष युग में प्रवेश करने के बाद से मानव ने इस क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। जिस तरह से भी इस क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब मानव अंतरिक्ष में अपनी बस्तियां बनाने में कामयाब हो जाएगा। कम बजट घाटा। सरकार के पास प्रत्येक उद्योग के लिए एक विशेष बजट निर्धारित होते हैं। सरकार को उस विशेष बजट के भीतर अपने सभी कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई उद्योगों को घाटा होने लगा था और उन्हें बजट घाटे का सामना करना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने निजीकरण के विकल्प पर विचार किया। निजीकरण के क्षेत्र में समय और उपलब्धता के अनुसार बजट का निर्धारण किया जाता है और बहुत ही कम ऐसा होता है जब निजीकरण को बजट में घाटा उठाना पड़ा हो, क्योंकि निजीकरण में कार्य ढिलाई से नहीं अपितु बड़ी तेजी से और पीएसयू क्या है? सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां किसी भी सरकार की आत्मा होती है। सरकार की सेवा करने के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों का देश के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पीएसयू बहुमत में यानी 51% या अधिक चुकता पूंजी का स्वामित्व केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार, आंशिक रूप से केंद्र सरकारों के पास और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास होता है। भारत में लोगों का निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बहुत अधिक विश्वास है, क्योंकि यह सरकार की सहायक कंपनी है। विश्वास इस तथ्य से विकसित होता है कि चूंकि वे सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें धोखा नहीं देगा। दूसरा कारक जिसने सार्वजनिक उपक्रमों को भारतीयों के बीच लोकप्रिय और विश्वसनीय बनाया वह है उनका कम उत्पाद और सेवा लागत। भारत एक विकासशील देश है। यह हर कोई निजी क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली उच्च स्तरीय सेवाओं को वहन नहीं कर सकता। इसीलिए पीएसयू मध्यम वर्ग और समाज के गरीब वर्गों के प्रति ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। आइए हम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण लेते हैं। हमारे देश में कई शीर्ष निजी अस्पताल है, फिर भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 42% आबादी रोगी अस्पताल में भर्ती होने के लिए सार्वजनिक अस्पतालों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल कम इलाज लागत की पेशकश करते हैं। उनके पास सरकार द्वारा प्रायोजित बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं जो लोगों को अत्यधिक लाभान्वित करती है। कम खर्च के साथ सार्वजनिक अस्पतालों में देश के कुछ बेहतरीन डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारी हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले। पीएसयू की भारत में भूमिका क्या है? पीएसयू की भारत में निम्नलिखित भूमिका है। बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं में महत्वपूर्ण क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता बनाए रखना, मुख्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आयात प्रतिस्थापन को भी सुविधाजनक बनाना। अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे और प्रमुख उद्योगों के लिए चालक बने। विकास और एक उत्प्रेरक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में तेजी लाने में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम समर्थक प्रौद्योगिकियों को अपनाएं। पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, बाकी के साथ एकीकरण के लिए अर्थव्यवस्था और बेहतर क्षेत्रीय विकास के लिए निजी क्षेत्र के विकास के लिए प्रदान करें। आवासीय, स्कूल, अस्पताल, परिवहन आदि को कवर करते हुए स्वनिर्मित टाउनशिप स्थापित करें। सार्वजनिक क्षेत्र ने सरकार द्वारा कीमतों को विनियमित करने के लिए अपना महत्व दिया। अर्थव्यवस्था और बुनियादी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि न होने पाए। पीएसयू का निजीकरण करने के कारण। पीएसयू में निम्नलिखित समस्याएं थी जिसके कारण पीएसयू का निजीकरण करना पड़ा। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का परिदृश्य बड़ी संख्या में घाटे में चल रही और निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों से भरा हुआ है। मार्च 2019 तक कुल 70 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम घाटे में थे, जिसमें कुल घाटा 31,000 करोड़ रुपए से अधिक था। इनमें से राज्य द्वारा संचालित वाहक एयर इंडिया, दूरसंचार कंपनियां भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड वित्त वर्ष 2018-19 में शीर्ष 3 घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम थे। यह राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए विशेष रूप से
सच्चे राज्यों ने अब तक 1136 कार्यात्मक और 319 निष्क्रिय राज्य पीएसयू में 14.6 लाख करोड़ का निवेश किया है। 2016 से 17 के दौरान 1136 कार्यरत एसपीएसयू को सामूहिक रूप से लगभग 84,000 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ और उनकी संचित हानि 4.65 लाख करोड़ थी। सार्वजनिक उपक्रमों के साथ भी शासन के मुद्दे हैं। नौकरशाहों को शीर्ष पर रखा जाता है, जो इन सार्वजनिक उपक्रमों के कुशल प्रबंधन को बाधित करता है। उच्च प्रबंधन में नियुक्तियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिससे लूट की व्यवस्था पैदा हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की अत्यधिक सुरक्षा है, जो अक्षमता को जन्म देती है और उत्पादन की गुणवत्ता को बाधित करती है। अप्रचलित संयंत्र मशीनरी का अस्तित्व और नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने में असमर्थता सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे में रहने का एक प्रमुख कारण है। घाटे में पीएसयू को बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रेरित किया, जिसे वे दोहरी बैलेंस शीट की शर्तों के साथ चुका नहीं सकते। प्रबंधन में दूरदर्शिता की कमी, कम पूंजी उपयोग, निरंतर उच्च इनपुट लागत और गुणवत्ता से समझौता करने की स्थिति पैदा करती है। इन मुद्दों के अलावा हमारे अधिकांश पीएसयू अभी भी राज्य और बाजार के बीच विशाल नो मैंस लैंड में फंसे हुए हैं। पीएसयू के निजीकरण से लाभ। पीएसयू के निजीकरण से निम्न लाभ हुए हैं। राजनीति प्रभाव से मुक्त। ऐसे कई उदाहरण जहां राजनीतिक दल या नेता सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे बड़े घोटाले और धोखाधड़ी हुई है। सेवाओं की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है। निजीकरण से सार्वजनिक उपक्रमों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर विराम लगेगा। इसका कारण यह है कि एक निजी कंपनी का मुनाफा कमाने का एक ही मकसद होता है और यह किसी भी व्यक्तिगत प्रभाव की सेवा नहीं करता है। कर्मचारी अक्षमता में सुधार। पीएसयू से जुड़ा एक नकारात्मक परिणाम कर्मचारी की अक्षमता या धीमी गति से काम कर। निजी कंपनियों के विपरीत एक सरकारी कर्मचारी को लक्ष्य पूरा करने के लिए उसके उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार नहीं कठोर रवैया अपनाया जाता है। इसलिए इसने कुछ पीएसयू कर्मचारियों के बीच एक सुस्त रवैये को जन्म दिया है, जो अनिवार्य रूप से धीमी गति से काम की प्रगति की ओर ले जाता है। हालांकि निजीकरण के साथ सख्त कार्य नियमों के साथ एक अलग कार्य वातावरण लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होगी। जब भी कोई सरकार किसी सार्वजनिक उपक्रम के निवेश में संलग्न होती है, तो वह आमतौर पर अपने कुछ शेयर अन्य निजी कंपनियों को बेच देती है, आवंटित कर देती है। यह अंततः सरकार को एक बड़ी राशि का रिटर्न प्राप्त करने की ओर ले जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब भी वह विशेष इकाई लाभ कमाती है, तो सरकार को भी कुल लाभ में उसका हिस्सा मिलता है। परिणाम स्वरूप अधिक राजस्व रिटर्न देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। पीएसयू के निजीकरण से हानि। पीएसयू से निम्नलिखित हानि हुई है। जनहित पर कम ध्यान केंद्रण। सार्वजनिक क्षेत्र संचितों के लिए कम कीमतों पर उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। बहुत सारे गरीब समुदायों की सेवा करने वाली इन संस्थाओं का निजीकरण किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से तबाही का कारण बनेगा। निजी कंपनियां लाभ उन्मुख है और लाभ और कल्याण के साथ साथ नहीं चलते हैं। सार्वजनिक बैंक विशेष रूप से सभी के लिए बैंक सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैर लाभकारी ग्रामीण क्षेत्रों में वे अपनी शाखाएं और एटीएम खोलने की पहल करते हैं, लेकिन निजी बैंकों के लिए इसे पूरा करने की अत्यधिक संभावनाएं नहीं है। इसीलिए निजीकरण भले ही औसत और मध्यम वर्ग के लिए अच्छा हो, लेकिन यह निश्चित रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए खुशी का कारण नहीं हो। युवाओं के लिए नौकरियों में संख्या में कमी। भारतीयों में सरकारी नौकरियों के प्रति लगाव है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होती है। अधिकांश सरकारी नौकरियों में उम्मीदवार को एक विशिष्ट डिग्री रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय उन्हें अपने वांछित पद के लिए संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। लेकिन निजी कंपनियां निश्चित रूप से इस तरह से काम नहीं करती है। उनमें अधिकांश आवेदकों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चलती है। इस प्रकार निजीकरण के परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी हो। जबकि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जाता है, तो नई नियुक्तियों में रुकावट आती है और पुराने कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। पूंजीपतियों को लाभ। ऐसे कई उदाहरण जहां पूंजीपति सत्ता और धन की मदद से निजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे अनुचित व्यापार होता है और शेयरों का बड़ा हिस्सा उन्हें दिया जाता है। हालांकि उनका एकमात्र आदर्श वाक्य लाभ अर्जित करना है, जो केवल उनकी सुविधा के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का शोषण करता है। बिजली क्षेत्र ऐसा ही एक उदाहरण है। सरकार ने कुछ बड़े शहरों में बिजली क्षेत्र का निजीकरण किया है। इसके कारण कंपनियां इकाइयों की उच्च दरों की बोली लगाती है और अंततः ग्राहकों और विभाग का शोषण कर रही है। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्देश्य जनता या आम आदमी की सेवा करना। हालांकि पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल सरकार और नागरिकों के लिए जो लाभ देता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहुत से लोग मानते हैं कि निजीकरण को तब तक स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि यह जनहित का उल्लंघन न करे। लेकिन क्या यह संभव है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।